जय हिंद साथियों। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपका अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आज एएलपी बूस्टर डोज लेकर आए हैं, जिसमें कुल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। चलिए तो अपना समय बिना नुकसान के प्रारंभ करते हैं। आज 24वां सेट एएलपी बूस्टर डोज। पहला प्रश्न कह रहा है कि जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है। तो देखिए, एक तो जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। इस जल संरक्षण को लेकर वर्ष 2016 में सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम उठाए गए। जल संरक्षण में यदि अगर भूमि जल की मात्रा घट रही है तो ये एक बड़ी समस्या होगी। तो हमें भूमि जल यानी भूमिगत जल की मात्रा को बचाना होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है भूमिगत जल, भूजल। तो भूजल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भूजल। जल संरक्षण के लिए 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया है, देखिए डैश डैश डैश, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाता है। देखिए, किसान के द्वारा वृक्ष उगाया जाना कृषि वानिकी कहलाएगा। किसान के द्वारा वृक्ष का उगाया जाना कृषि वानिकी कहलाएगा। तो कृषि वानिकी ऑप्शन 3 में है। देखिए, कृषि वानिकी के संदर्भ में 3 बातें हैं। देखिए, एक तो कृषि वानिकी का मुख्यालय कहाँ होता है, तो कृषि वानिकी का मुख्यालय मुख्यालय कृषि वानिकी का मुख्यालय है आपका केन्या में। केन्या केन्या में कृषि वानिकी का मुख्यालय। और विश्व कृषि वानिकी की स्थापना विश्व कृषि वानिकी की स्थापना कृषि वानिकी की स्थापना वानिकी की स्थापना सन 1978 में हुई थी। 1978 में हुई थी। तो ये दोनों बातें याद रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या ओजोन परत के रक्षण का परिणाम नहीं है। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों का आना ओजोन परत ही रोकता है। ये सूर्य से जो पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें आती हैं, इनको ओजोन परत ही रोकता है। ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, यदि ओजोन परत ना होती तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता, त्वचा का कैंसर हो जाता। तो ये सुनामी जो है, ये इसका कारण नहीं है। सुनामी, ओजोन परत का सुनामी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या परिणाम नहीं है, तो सुनामी उसका कोई परिणाम नहीं है। ओजोन परत की हम बात करते हैं तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में होता है, जहाँ तापमान समान होता है। पृथ्वी के समताप मंडल में जहाँ तापमान समान होता है, जहाँ तापमान समान होता है। ठीक है। ओजोन परत का जो कार्य है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से, देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया, सूर्य से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का आना। तो ये जो किरणें आती हैं, इन्हीं को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करता है कौन? अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है। ठीक है। जो सीएफसी गैस होती है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक बार मैं लिख देता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, ये सीएफसी गैस, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत का क्षय करती है, ओजोन परत का क्षय करती है। ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि प्रश्न निम्न में कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है, तो सीएफसी गैस बनती है। देखिए, सीएफसी गैस का जो उत्पादन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है, ये कई तरीके से होता है। जैसे एसी, फ्रिज, फोम, रंग आदि के निर्माण में आदि के निर्माण से होता है। देखिए, एसी, फ्रिज, रंग के निर्माण निर्माण या फैक्ट्रियों से, रंग की फैक्ट्रियों से, ये इन सभी जगहों से सीएफसी गैस निकलती है। ये बहुत ही घातक गैस है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। पांचवा प्रश्न, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है। तो ओजोन छिद्र जो है अटलांटिक के ऊपर स्थित है, अटलांटिक के ऊपर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। देखिए, ओजोन संरक्षण दिवस जो होता है, संरक्षण दिवस ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन ओजोन परत को ही ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन परत को। 18 सितंबर 1900
1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सुरक्षा ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, इसीलिए हम लोग 18 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? 18 सितंबर को। तो ये बात याद रखिए, प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? अभी हमने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। देखिए ओजोन परत के लिए और भी सीएफसी के अलावा और भी कई चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। देखिए जैसे हैलोजन 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 जिम्मेदार है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जिम्मेदार है, मिथाइल क्रोमाइड जिम्मेदार है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिम्मेदार है। तो इनके अलावा ये भी याद रखिए, मान लीजिए ऑप्शन में अगर सीएफसी ना दिया हो तो ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये सभी जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? ओजोन परत के क्षय के लिए। ओजोन परत के क्षय के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है। तो परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा रोग होता है, कैंसर रोग। तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत ही अवशोषित कर लेता है या रोक देता है। 8 नंबर प्रश्न देखें, ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि क्योंकि यह ऑक्सीजन के स्रोत की तरह काम करता है? बिल्कुल नहीं। यह पृथ्वी के तापमान को कायम रखता है? बिल्कुल नहीं। यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को कायम रखता है? नहीं। यह सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। तो हमने अभी बताया कि ओजोन जो होता है क्या करता है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है या पृथ्वी पर नहीं आने देता। तो इससे हमारी रक्षा करता है। तो ये ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन सबसे परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यही सही हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो देखिए सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो ये इतना याद रखिए कि ये CO2, CH4, मीथेन, N2O, O3 और CFC, ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो वायुमंडल को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिसके कारण वायुमंडल गर्म हो रहा है। देखिए ये गैसें हैं, जो ये जितनी गैसें हैं ये वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती हैं और जिसके कारण से वायुमंडल गर्म हो रहा है। तो ये सबसे अधिक जिम्मेदार यही गैसें हैं। तो देखिए इन ऑप्शन में कौन सा है? वायु में CO2 की प्रतिशत में वृद्धि, CO2 का मान बढ़ेगा तो वायुमंडल गर्म होगा। तो देखिए ऑप्शन ए ही सही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में से किसमें CFC होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। दीवार पर किए जाने वाले पेंट, वातीय पेय, वार्निश। देखिए प्रशीतक को अभी मैंने बताया कि फ्रिज से या रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फ्रिज या प्रशीतक। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? पहला ऑप्शन है कि परिवहन के लिए सोलर कार। देखिए सोलर कार तो प्रदूषण रहित सिस्टम है, प्रदूषण रहित सिस्टम है, रहित सिस्टम। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन बिल्कुल ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग बिल्कुल होता है। परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, देखिए सबसे साफ सुथरा यही है। तो कह रहा है कि जिम्मेदार नहीं है, तो ये तीनों जिम्मेदार होंगे और यही जिम्मेदार नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है वायु परिवर्तन के संबंध में GHG का पूर्ण रूप है, यानी ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछ रहा है। GHG अभी मैंने पीछे भी बताया था, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये फुल फॉर्म होता है GHG का, GHG ग्रीन हाउस गैसेस। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी होती है? अभी मैंने लिखा था कि CO2, CH4, मीथेन, N2O, O3 और CFC, ये सभी गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है? इसके साथ आप एक जलवाष्प भी जोड़ लें, जलवाष्प। देखिए CO2 और CFC और एक जलवाष्प। तो CO2 और CFC तो दो कहीं नहीं है, CO2 इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में ही है, जलवाष्प। जलवाष्प, CO2 और CFC, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है, तो किसका उपयोग करके जल की कठोरता दूर की जाती है? तो देखिए, साधारण नमक को हम NaCl कहते हैं, विनेगर यानी सिरका, सिरका को हम विनेगर कहते हैं, ठीक। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप देखिए बच गया धावन सोडा। तो धावन सोडा का उपयोग करके, धावन सोडा का उपयोग करके हम जल की कठोरता को दूर करते हैं, जल की कठोरता दूर करते हैं। अब धावन सोडा जो होता है इसे ही हम सोडियम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, 10H2O। ये आप याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको ऐसे याद रखिए कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच कागज साबुन के उद्योग में लाया जाता है। कांच कागज कागज साबुन, तो ये कांच हो गया, कांच कागज और साबुन उद्योग, कांच कागज और साबुन उद्योग, साबुन उद्योग। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस गैस का ऊष्मा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? देखिए इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो ऊष्मा मान सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को ही हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? देखिए ड्यूटेरियम, तो जो ड्यूटेरियम होता है इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम को हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। इसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, परमाणु रिएक्टरों में, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। चलिए, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी अम्ल होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोजन, निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस तो मिलनी ही है, ऑप्शन बी सही हो गया आपका। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोलिक अम्ल HCl में रखा जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो देखिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? O2 का आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 16, और इसके 2 अणु है, और O2 है। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान हो गया 16 और इसके 2 अणु है, तो टोटल हो गया आपका 32। तो कुल कितना आणविक द्रव्यमान हो गया? 32। ऑप्शन ए सही हो गया आपका, ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। देखिए O2 2 परमाणु हैं, तो 2 ऑप्शन हो गया आपका सही। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? देखिए लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जस्ता धातु है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ये गैसीय फॉर्म है, ये एक अधातु है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? देखिए खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन जैसे आप देखे होंगे कि कुरकुरे खाते हैं या कोई भी जो खाद्य पदार्थ होता है उसको पैकेट में बंद किया रहता है, उसमें एक हवा भरी रहती है, वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन की एक ये विशेषता है कि यह बहुत कम क्रियाशील तत्व है, किसी से बहुत कम क्रिया करता है, इसलिए हम लोग खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि आलू के चिप्स या पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, वही कह रहा है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीकरण से बचाता है, जिससे कि उसमें नमी ना हो। आपका सही उत्तर हो गया नाइट्रोजन। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए लॉफिंग गैस, एनो, एनो जो है इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसको नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी को हम कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और N2O, N2O को ही हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और यही है लॉफिंग गैस, नाइट्रस
ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को कहते हैं हम लॉफिंग गैस। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ये भी बात याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तीखी गंध, देखिए अमोनिया की जो गंध होती है वो बहुत तीखी होती है, अमोनिया की गंध जो होती है बहुत तीखी होती है। तो देखिए अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, ठीक है NH3। तो NH3 की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले ने, ये कुछ बातें हैं अमोनिया के बारे में जो आप याद रखें। अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और अमोनिया जो होता है यूरिया या अमोनियम सल्फेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। यूरिया और अमोनियम सल्फेट बनाने में उपयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने के कारखानों में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के रूप में बर्फ बनाने वाले कारखानों में भी किया जाता है, ये भी बात याद रखिए। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन जो होता है वो -196 डिग्री होता है। तो तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री पर होता है। देखिए नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और एक अक्रिय गैस है। और इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने सन 1773 में की थी। 1773 में डेनियल रदरफोर्ड ने ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और एक अक्रिय गैस है। देखिए नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर 78% पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में है नाइट्रोजन, 78% लगभग। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीव के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? देखिए अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78%, ये जो टोटल हिस्सा है ये नाइट्रोजन का है। ठीक, नाइट्रोजन, और ये जो 20% है ये ऑक्सीजन है, और ये अदर गैसेज हैं तीनों। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, अदर गैसेज 0.17%, आर्गन 0.90% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का जरूर याद रखें। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3%, और ये वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पृथ्वी गर्म होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया नाइट्रोजन। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई? देखिए हैनिंग ब्रांड, तो हैनिंग ब्रांड जो थे वो जर्मन के एक व्यापारी थे और एक लैब टेक्नीशियन भी थे, जिन्होंने फास्फोरस की सबसे पहले खोज की थी। फास्फोरस के बारे में बताया, फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15 और परमाणु भार होता है 31। ठीक है, और फास्फोरस का जो मुख्य अयस्क है जहाँ से ये निकाला जाता है और अयस्क, इसका मुख्य अयस्क है फास्फोराइट। फास्फोराइट CA3PO4 का होल ट्वाइस, इसको हम फास्फोराइट कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फास्फोराइट, याद रखिए। और फास्फोरस को जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके आग लग जाता है। 29 नंबर प्रश्न, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बच सके, पहले भी अभी तुरंत बताया हम, ऑप्शन बी सही हो गया आपका। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? परमाणु परमाणुकता, तो परमाणुकता क्या होती है, पहले तो परमाणुकता को समझते हैं। देखिए परमाणुकता उस तत्व के एक अणु में मौजूद तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या। देखिए कोई तत्व है, उसके एक अणु में जितने परमाणु होंगे, उस तत्व के एक अणु में मौजूद तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे फास्फोरस के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4 होती है, अतः फास्फोरस की परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो गया कितना? 4। ठीक, अब देखिए परमाणुकता कई तरीके की होती है। परमाणुकता परमाणुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला, एक परमाणु, तो एक परमाणु से बना हुआ तत्व एक परमाणु कहलाएगा। तो उसके उदाहरण है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैस, जितने भी अक्रिय गैस हैं यानी इनर्ट गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसें या नोबल गैसें, या एक एक परमाणु होती हैं, ये एक परमाणु होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक, अब द्विपरमाणु गैसें, तो द्विपरमाणु होती हैं, दो परमाणुओं से बना बना होता है। द्विपरमाणु दो परमाणुओं से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हाइड्रोजन वर्ग के हैं। तो हाइड्रोजन वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन आते हैं। सभी हाइड्रोजन आमतौर पर द्विपरमाणुक होते हैं। जितने भी हाइड्रोजन वर्ग हैं, तो हाइड्रोजन वर्ग में आप याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं। ये समूह 17 में होते हैं। समूह समूह 17 में ये पाए जाते हैं। समूह 17 में ये सभी हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। ठीक, ये भी द्विपरमाणुक होते हैं। अब देखिए त्रिपरमाणुक, 3 परमाणुओं से बना उदाहरण त्रिपरमाणुक होता है। जैसे O3 ओजोन, ओजोन त्रिपरमाणुक है। पूछ ले आपसे ओजोन कितने परमाणुक है, तो ओजोन त्रिपरमाणुक है। चौथा बहुपरमाणुक, 3 या 3 से अधिक परमाणु से बने हुए को क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक, जिसमें फास्फोरस है 4 परमाणुक और सल्फर है 8 परमाणुक। ठीक, तो यहाँ पे फास्फोरस की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 4। 31 नंबर प्रश्न देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, और CaOH के होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये इनके सूत्र हैं और ये इनके रासायनिक नाम, इनको याद रखिए सूत्र के साथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। यही है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। 32 नंबर कह रहा है, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो देखिए समुद्रों से सबसे अधिक हाइड्रोजन प्राप्त होता है। देखिए समुद्रों से। 33 नंबर प्रश्न कहता है, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन जो होता है समूह 17 में पाया जाता है। कौन से ग्रुप में, ग्रुप 17 में। और इसके बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये तत्व पाए जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक, तो आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। हाइड्रोजन ग्रुप के लगभग सभी द्विपरमाणुक होते हैं। द्विपरमाणुक परमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक। तो ये बात याद रखें, ये द्विपरमाणुक होते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये लगभग सब के सब द्विपरमाणुक होते हैं। तो फ्लोरीन अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, फ्लोरीन। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और इसी को कहते हैं हम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और देखिए प्रश्न में पूछ रहा था कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो देखिए कि क्लोरीन गैस का उपयोग जब हम CaOH के होल ट्वाइस के साथ क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं, Cl2 की क्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस H2O। तो जो ये CaOCl2 है, यही है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, यही है ब्लीचिंग पाउडर। और इसका उपयोग हम लोग जल शोधन के रूप में, जल को स्वच्छ बनाने में, जल शोधन में करते हैं। तो आपको मिल गया आपको CaOCl2। तो CaOCl2 आपको CaOCl2 को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। अभी मैं बोलते आ रहा हूँ कि समूह 17 में हाइड्रोजन वर्ग आता है। समूह 17 को हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं, और इनका 7 संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक, तो समूह 17 में हाइड्रोजन वर्ग, और हाइड्रोजन वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं। और इन्हें हम द्विक परमाणुक भी कहते हैं, द्विक परमाणुक, द्विक परमाणुक, परमाणुक। तो ये बातें इतनी याद रखिए आप। निम्न में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर एक अविलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है ये कमरे के तापमान पर हरी पीली गैस के रूप में निकलती है। तो क्लोरीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीली गैस है, जहरीली गैस है, याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक
जहरीली गैस है, तो आपका सही उत्तर हो गया क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वायुमंडल से लगभग 2.5 गुना भारी होता है। क्लोरीन गैस 2.5 गुना भारी होता है, इसीलिए यह वायुमंडल में निचले ही स्तर पर रहता है, नीचे की तरफ, और इसकी द्रव अवस्था में -34 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये -34 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लिक्विड में ये गैस है, परंतु -34 डिग्री सेल्सियस पे लाने पर ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए 38 नंबर प्रश्न, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं? तो देखिए शून्य समूह को ही शून्य समूह जो होता है इसी में है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है, तो इसी को अक्रिय गैस से भी कहते हैं, अक्रिय गैस। इसी को हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस। ठीक, तो ये जो है शून्य समूह में ऐसा होता है, तो शून्य समूह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नोबल गैस नहीं है? देखिए कौन सा इसमें नोबल गैस नहीं है, यानी अक्रिय गैस नहीं है? तो देखिए हीलियम होता है, ये आर्गन होता है, नियॉन होता है, ये सब तीनों अक्रिय गैसें हैं। ब्रोमीन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, तो ब्रोमीन यहाँ छट जाएगा, अलग हो जाएगा। आइए अक्रिय गैसों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने कहा अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस को ही इनर्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस या नोबल गैस या शून्य समूह के गैस, शून्य समूह के गैस, शून्य समूह के गैस। ठीक, अब देखिए अक्रिय गैस का स्थान शून्य वर्ग में रखा जाता है, इसीलिए इसे शून्य समूह के रखने वाले वैज्ञानिक को विलियम रैमजे, आप नाम याद रखिए, शून्य समूह में इसको रखने का श्रेय किसको जाता है? विलियम रैमजे को। ठीक, तो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। इसकी 22वीं कक्षा में पूर्ण रूप से भरा होता है एकदम, इसीलिए तो ये किसी से दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी 22वीं कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये सभी एक परमाणु अणु, अभी हमने बताया मोनो एटॉमिक अणु है। थोड़ी देर पहले हम लोग जब परमाणुकता के बारे में बता रहे थे तो हमने कहा था कि जितने भी अक्रिय गैस हैं, शून्य समूह के गैस हैं, वो एक परमाणु होते हैं, यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं इनके। तो इनकी जो परमाणुकता होती है वो एक होती है। परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है, तो ये भी बात याद रखिए। इनकी संख्या टोटल 6 है। हीलियम याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही कुल 6 अक्रिय गैसें हैं। ठीक, देखिए ये तो ना जलते हैं और ना ही किसी की जलने में मदद करते हैं। सिंपल सी बात है, जब ये अक्रिय हैं, किसी से क्रिया ही नहीं करेंगे तो जलेंगे कहाँ और जलने में मदद क्या करेंगे? ठीक है, तो ये अक्रिय गैसों के बारे में 2-4 बातें हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन क्या है? आर्गन अभी हमने बताया कि आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का नाम अभी मैंने लिया कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। फिर से आप याद रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हैं क्या? शून्य समूह के गैसें। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? जिसके अणु में एक परमाणु होते हैं उन्हें एक परमाणु कहते हैं, एक परमाणु से बना होता है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं। जितने भी हाइड्रोजन समूह के हैं, हाइड्रोजन समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक, ये सब क्या है? ये सब द्वीप परमाणुक हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? तो बहुपरमाणुक देखिए दो ही तो है, ये हैं, फास्फोरस है और सल्फर है। फास्फोरस और सल्फर, एक का P4 होता है और एक का S8 होता है। ठीक, ये दोनों, तो इसमें देखिए फास्फोरस, सल्फर, सल्फर है यहाँ पे ऑप्शन में, सल्फर, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर। प्रश्न कर रहा है, प्याज काटने समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो जो सल्फर होता है यही आंखों में जलन पैदा करता है, सल्फर, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सल्फर। 43 नंबर प्रश्न, डैश 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 की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो देखिए जो एलपीजी सिलेंडर होती है, एलपीजी सिलेंडर में उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रोपेन और ब्यूटेन का गैस होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और ये दोनों गैसें जो होती हैं वो किसी भी प्रकार की गंध नहीं करती हैं। तो गंध का पता लगाने के लिए हम इसमें सल्फर का एक यौगिक होता है, सल्फर का एक यौगिक होता है जिसे हम मिथाइल मरकैप्टन कहते हैं, मिथाइल मिथाइल मरकैप्टन कहते हैं। मिथाइल मरकैप्टन कहते हैं। तो मिथाइल मरकैप्टन किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक है। तो हम सल्फर के इस यौगिक को गैस के साथ यानी प्रोटेन और ब्यूटेन के साथ मिला देते हैं, जिससे कि हमको अगर गैस लीक हो रही है तो हम उसके गंध का पता लगा पाए। तो यहाँ सल्फर का यौगिक सही हो गया, सल्फर का यौगिक। 44 नंबर पर, सल्फर की परमाणुकता कितनी क्या होती है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फास्फोरस की परमाणुकता जो होती है 4 होती है, यानी बहुपरमाणुक है फास्फोरस, फास्फोरस और सल्फर भी है, वो बहुपरमाणुक है लेकिन इसकी परमाणुकता 8 होती है, ये भी बहुपरमाणुक है, ये है सल्फर।
तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, बहुपरमाणुक हैं। तो देखिए बहुपरमाणु कहाँ ऑप्शन में है, बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक है ऑप्शन ए में। तो 44 नंबर प्रश्न आपका सही हो जाएगा, 44 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज। तो आइए देख लेते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। देखिए अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं, यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है या लौह धातु नहीं पाया जाता है, वो अधात्विक खनिज कहते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए धातु जो होते हैं वो ताप के सुचालक होते हैं, तो अधात्विक खनिज क्या होंगे, ताप और विद्युत के कुचालक होंगे, यानी बैड कंडक्टर होंगे, कुचालक होंगे। तो ऐसे में नाइट्रोजन, पोटास, अभ्रक और भी बहुत सारे अधात्विक खनिज होते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटास और अभ्रक दिया गया। देखिए अगला पॉइंट, धात्विक खनिज। तो जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धात्विक अंशों की प्रधानता होती है, यानी धातु पाए जाते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इनके अंतर्गत धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। धात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत का कंडक्शन यानी फ्लो होता है, ठीक, और ताप का भी फ्लो होता है। देखिए आप ऐसे देखिए लोहे का अगर कोई वो है, तो अगर इस हिस्से को आप गर्म करते हैं तो ये हिस्सा भी गर्म हो जाता है, तो ताप का तो चालन हुआ इसमें। और अगर कॉपर, कॉपर धातु है, कॉपर धातु अगर इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो देखिए करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाती है, तो ये भी सुचालक है। तो ऐसे में जितने भी लौह अयस्क होते हैं या मैग्नीज के अयस्क या चांदी या प्लेटिनम, ये सब के सब क्या हैं, ये धात्विक खनिज हैं, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे निम्न में कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो देखिए चांदी तो धात्विक खनिज है, प्लेटिनम भी धात्विक खनिज है, लोहा भी धात्विक खनिज है, एक गंधक जो बच गया, गंधक, गंधक ही है क्या, अधात्विक खनिज। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो गया। 46 नंबर प्रश्न, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कार्बन एक उत्कृष्ट नोबेल गैस है, क्या नोबेल गैस में ये आया था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं आया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। कार्बन प्रकृति में उपधातु है, बिल्कुल नहीं, कार्बन उपधातु नहीं है। कार्बन प्रकृति में धातु है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। कार्बन प्रकृति में अधातु है, हाँ कार्बन एक अधातु तत्व है, ठीक, ये धातु नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सही हो गया, कौन सा कथन सही हो गया, ऑप्शन डी। देखिए कार्बन जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 और उसका जो परमाणु भार होता है 14, और इसकी जो संयोजकता होती है कार्बन की संयोजकता ये होती है 4। तो आप याद रखिए इतनी बातें। 43 नंबर प्रश्न है, कार्बन एक अपरूप नहीं है, कार्बन किसका अपरूप नहीं है। देखिए कार्बन ग्रेफाइट का अपरूप होता है, हीरे का भी सबसे शुद्धतम अपरूप है हीरा, कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप हीरा ही है। बकमिस्टर फ्लोरीन ये भी है, बकमिस्टर फ्लोरीन ये भी कार्बन का ही अपरूप है। तो आपका इकलौता इसमें बच क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस है ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का प्रूफ थोड़ी ना है। देखिए अभी हमने बोला कि हीरा जो है, हीरा शुद्धतम अप्रूफ है किसका, शुद्धतम अप्रूफ है कार्बन का, कार्बन का, कार्बन का शुद्धतम अप्रूफ है, शुद्धतम अप्रूफ, ठीक है। और ग्रेफाइट, तो जब बात आती है ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट से पेंसिल रंग बनाने में, और एक बात यहीं से याद रखें आप कि ग्रेफाइट का जो चूर्ण होता है, ग्रेफाइट का चूर्ण ये स्नेहक के रूप में, यानी लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट का जो चूर्ण होता है, चूर्ण ये स्नेहक के रूप में, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, के रूप में मशीनों में प्रयोग किया जाता है, मशीनों में प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। तो सीसा पेंसिल में शीशे का परसेंट 0% होता है, ऑप्शन बी सही हो गया। 49 नंबर, शुष्क बर्फ क्या है। अभी मैंने बताया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, बर्फ कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। देखिए फ्लोरीन की जो संरचना होती है, फ्लोरीन यानी C16, फ्लोरीन को हम लोग C16, इसकी जो संरचना होती है वो भूगर्भीय ग्लोब की तरह होती है, यह बात याद रखिए आप। 51 नंबर पर, निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, कशेरुकी जीव। देखिए कशेरुकी जीव उन जीवों को कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है या कशेरुक दंड होता है। छिपकली में होता है, मेढक में भी होता है, मछली में भी होता है, केचुआ में कशेरुक दंड नहीं होता है, केचुआ में कशेरुक दंड नहीं होता। तो इनमें कौन सा कशेरुक जीव नहीं है, पूछ रहा था, नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, केचुआ। जो छिपकली, छिपकली, मेढक और मछली हैं
ये तीनों क्या है, कार्डेटा संघ के प्राणी हैं। किसके, कार्डेटा संघ के प्राणी हैं, कार्डेटा संघ, कार्डेटा संघ के प्राणी हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया यहाँ, ए। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से किस जीव में 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। अब 3 प्रकोष्ठीय हृदय देखिए, जितने भी उभयचर और सरीसृप होते हैं, लिख लेता हूं मैं, उभयचर, उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, जितने भी उभयचर और सरीसृप होते हैं उनमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 3 कोष्ठ वाले, 3 कोष्ठ वाला हृदय होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है, हृदय होता है। परंतु परंतु एक अपवाद है। अपवाद क्या है भाई, तो अपवाद ये है कि जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, 4 कोष्ठ हृदय होता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किस जीव में 3 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। तो देखिए, मेढक, मेढक एक उभयचर है और उभयचर में 3 प्रकोष्ठीय जीव होता है, तो मेढक सही आंसर हो गया। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है, मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने क्लोम से भी श्वसन कर सकते हैं। मेढकों में क्लोम होता है, क्लोम, मेढकों में क्लोम भी पाया जाता है, मेढकों में फेफड़ा भी होता है, मेढकों में क्लोम भी होता है, जिससे वो श्वसन करते हैं। तो क्योंकि जब मेढक जल में होता है तो क्लोम से श्वसन करता है, जब मेढक बाहर होता है तो फेफड़े से श्वसन करता है। मेढक क्या है, उभयचर है। 54 नंबर पर, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, टोडा जो है उभयचर, उभयचर में टोडा आता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा टोडा। 55 नंबर पर, निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग जो होता है, ट्री फ्रॉग, ये हाइला, हाइला को कहते हैं ट्री फ्रॉग। किसे कहते हैं, हाइला को, हाइला को क्या कहते हैं, ट्री फ्रॉग। ये बात याद रखिए, ट्री फ्रॉग हाइला को कहते हैं। क्योंकि देखिए ये ना पेड़ों के जो कलर होते हैं, पेड़ की छाल का जो कलर होता है, उसी कलर में ये पेड़ों पे ही चिपके रहते हैं, इसीलिए इनका नाम ही रखिए ट्री फ्रॉग, यानी पेड़ पे रहने वाले मेढक, ट्री फ्रॉग। तो ये पेड़ों की छाल पर चिपके रहते हैं और जिस कलर का पेड़ का छाल होगा उसी कलर में ये अपना रंग बदलने का भी गुण रखते हैं, हाइला। तो इनकी ये प्रॉपर्टी है, आप इन्हें याद रखिए कि हाइला को ट्री फ्रॉग कहा जाता है और ये पेड़ों की छाल पर चिपके रहते हैं और पेड़ों की जो कलर होता है, उनकी छाल का जो रंग होता है, उसी के आकार में अपना भी रंग बदल लेते हैं। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। यूरोप, यूरोप, एशिया, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में। 56 नंबर प्रश्न करता है, राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। सबको पता है कि राना टिग्रीना, एशियाई मेढक को राना टिग्रीना कहते हैं, वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। आइए कुछ जंतु और उनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। भेड़िया, भेड़िया केनिस ल्यूपस, भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्योनिक्स लूपस। एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रेना। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस। तो ये याद रखिए आप। 57 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों के सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। देखिए, जितने भी उभयचर होते हैं, उभयचर यानी जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जल और थल दोनों में रहने वाले, इनमें सल्कों की कमी होती है, यानी उनके ऊपर सल्क कम होते हैं और श्लेष ग्रंथियां होती हैं, तो ये इनके गुण होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न करा, निम्न में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप यानी रेंगने वाले सरीसृप जो होते हैं, इनके तापमान के कारण इनमें लिंग का निर्धारण निश्चित होता है। रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, कौन से वर्ग के, रेप्टाइल्स वर्ग के, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग में। तो सरीसृप वर्ग में सांप आ जाते हैं, छिपकली आ जाती है, छिपकली, और मगरमच्छ भी आता है, मगरमच्छ। आइए जंतु से संबंधित वर्गीकरण में कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सरीसृप का हृदय 3 चैम्बर वाला होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सरीसृप का हृदय जो होता है 3 चैम्बर वाला होता है। मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है। ये सब पॉइंट है, आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे गए हैं, इन्हें हमने एक जगह एकत्रित किया है। देखिए, एक तो नियत तापी या समतापी, नियत तापी कहिए या समतापी कहिए, इन्हें गर्म रक्त वाले कहते हैं। तो ये स्तनधारी और पक्षी, जितने भी स्तनधारी वर्ग के हैं और पक्षी वर्ग के हैं, ये कौन से हैं, ये नियत तापी होते हैं या समतापी होते हैं। नियत तापी यानी जिनका तापमान समान होता है, या समतापी या समान ताप वाले,
तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गर्म रक्त वाले, गर्म रक्त वाले। तो ये जितने भी हैं वो कौन कौन से हैं, स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जो भी हैं ये सब गर्म रक्त वाले हैं। तो एक प्रश्न पूछना, निम्न में कौन सा शीत रक्त जानवर है, शीत रक्त। तो देखिए कबूतर, चमगादड़ और भेड़, ये तो गर्म वाले हैं ना, तो शीत रक्त यानी सर्प हो गया, रेप्टाइल। अनियत तापी यानी असम तापी, शीत रक्त वाले। जितने भी अंडा देने वाले होते हैं, जितने भी अंडा देने वाले होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अंडा देने वाले, ये सब होते हैं शीत तापी यानी ठंडे खून वाले। अनियत ताप, असम तापी। ठीक, तो आप यहां से अब इन चीजों को याद रखिएगा। देखिए स्तनधारी वर्ग के बाह्य कंकाल का उदाहरण, देखिए स्तनधारी वर्ग में बाह्य कंकाल का क्या उदाहरण है, नाखून है, बाल है, खूर है, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल है। ठीक है, पक्षी, पक्षी के बारे में कुछ विशेष बातें। अस्थि, इनकी जो पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं। अतिरिक्त वायुकोश होता है इनमें। हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ये समतापी गर्म रक्त वाले होते हैं। अभी हमने बताया पक्षी वर्ग, यहाँ पे देखिए पक्षी वर्ग, इनका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। तो अब देखिए यूरिक अम्ल वाले जो भी हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जितना भी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल देते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं, वो कौन से हैं, उनको हम ऐसे याद रखते हैं, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स में बी माने पक्षी भी आ गए, इंसेक्ट्स कीड़े भी आ गए, रेप्टाइल्स, ये सब के सब जो है वो यूरिक अम्ल वाले हैं, यानी रेंगने वाले कीड़े और पक्षी ये सब उत्सर्जन के अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इनमें पंख की सिराएं हड्डी होती हैं। जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग में जो पंख की जो सिराएं होती हैं वो हड्डी होती हैं। इनमें वाक तंत्र यानी बोलने का तंत्र को हम शब्दिनी कहते हैं, यानी सैलेरिक्स कहते हैं, शब्दिनी। और देखिए अब दो बातें और, एक आर्थ्रोपोडा वर्ग। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में तिलचट्टा को, झींगा मछली को, खटमल को, सिल्वर फिश को, मक्खी को, मगरमच्छ को, केकड़ा को आर्थ्रोपोडा वर्ग में रखा गया। और मोलस्का वर्ग में घोंघा, सीपी, शंख, ऑक्टोपस। अगर आप इतनी बात याद रखेंगे तो आप एलिमिनेट करके आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं है, पूछ रहा अकशेरुक में शामिल नहीं है। तो देखिए कशेरुक प्राणी, जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनमें मेरुदंड पाया जाता है, मेरुदंड पाया जाता है। ठीक, मेरुदंड पाया जाता है। और ये कौन कौन से हैं, या तो ये उभयचर होते हैं, उभयचर होते हैं, और या ये सरीसृप होते हैं। ठीक, सरीसृप होते हैं। तो जितने भी सरीसृप और उभयचर वर्ग में आते हैं उन्हें हम कशेरुक प्राणी भी कहते हैं, या पक्षी, या स्तनधारी, या पक्षी वर्ग कहिए या स्तनधारी वर्ग कहिए। तो पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग इनमें कशेरुक होता है, या स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग इनमें भी कशेरुक होता है। तो ये सब के सब हैं जो कशेरुक प्राणी में आते हैं। तो प्रश्न में पूछा निम्न में कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, यानी कशेरुक प्राणी है, तो कशेरुक प्राणी है तो सरीसृप वाले हैं, शामिल नहीं है। देखिए अब ये जो तीनों होगा, एरेनिडिक और मोलस्का प्राणी और कीट, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं, ये सब के सब अकशेरुक हैं, अकशेरुक, अकशेरुक। आप देखिए अकशेरुक में बहुत सारे प्राणी आते हैं, जिसमें मोलस्का वर्ग का, मोलस्का, मोलस्का वर्ग के प्राणी। ठीक, स्पंजी, स्पंजी, कीट, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक, अरेनेकिड, ये सब के सब किस में आते हैं, मोलस्का वर्ग में आते हैं। तो ये बात याद रखिए। 60 नंबर प्रश्न कहता है किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। देखिए सरीसृप में जो होता है, सरीसृप में त्वचा और ग्रंथि जो होती है शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। 61 नंबर, अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, अंडज प्राणी, अंडज प्राणी, अंडे देने वाले प्राणी को। 62 नंबर पर एवीज शामिल होते हैं, एवीज, एवीज का मतलब ही होता है पक्षी, पक्षी वर्ग, एवीज। तो एवीज पक्षी वर्ग को कहते हैं, एवीज, एवीज पक्षी वर्ग को कहते हैं। 63 नंबर पर निम्न में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। देखिए हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एक ऐसी पक्षी है जिसका अंडा सबसे छोटा होता है, और ये उल्टी उड़ती, उड़ भी सकती है, उल्टी उड़ती है हमिंग बर्ड। तो आप याद रखिए हमिंग बर्ड। 64 नंबर पर कह रहा है इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है। देखिए साइनस का जो शरीर होता है वो वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है, साइनस। तो साइनस यहाँ सही आंसर हो गया। 65 नंबर प्रश्न, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है। अभी हमने बताया कि हमिंग बर्ड उल्टी उड़ सकती है, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया नहीं, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, सही बात है, हमिंग बर्ड की चोंच जो होती है इसके शरीर से लंबी होती है। फिगर में देखिए हमिंग बर्ड की चोंच उसके शरीर से लंबी है।
पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, अभी हमने बताया हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड के बारे में जो 3 विशेष बातें थी उन तीनों को हम प्रश्नों के रूप में ले लिए। ठीक है, तो आपका हमिंग बर्ड सही उत्तर हो गया, पीछे की ओर उड़ने वाला। 67 नंबर प्रश्न, डॉट 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 का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पादन यूरिक अम्ल होता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बताया तो पक्षियों के बारे में बताया, तो पक्षियों का जो उत्सर्जन प्राथमिक उत्सर्जन पदार्थ होता है जो यूरिक अम्ल होता है, किसका होता है? पक्षियों का। तो आपका सही उत्तर हो गया क्या? पक्षी। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा गर्म जंतु गर्म रक्त वाला होता है? गर्म रक्त वाले यानी समतापी, समतापी। तो नियत तापी या समतापी, गर्म रक्त वाले या समतापी कहिए, नियत तापी कहिए, गर्म रक्त वाले कहिए, ये कौन कौन से होते हैं? या तो स्तनधारी होते हैं या पक्षी होते हैं। तो देखिए अब अपने प्रश्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? देखिए कबूतर जो है वो गर्म रक्त वाला है। देखिए 69 नंबर प्रश्न, स्तनधारी जानवरों का हृदय होता है, स्तनधारी जानवरों का हृदय 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। तो आपका सही उत्तर हो गया 4 प्रकोष्ठ, 4 कक्षीय हृदय होता है स्तनधारियों को। देखिए स्तनधारियों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। स्तनधारी जंतुओं में 4 प्रकोष्ठ के हृदय होते हैं। स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर पर बाल होता है, यह नियत ताप प्राणी है, नियत ताप प्राणी अभी हम थोड़ी देर पहले बोले हैं। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना, ये दोनों याद रखिए आप जरूर, पर इसमें आपको आगे मिलेंगे, प्लेपिटस और एकिडना। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहता है? पॉड। याद रखिए आप, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉड। 71 नंबर प्रश्न, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। लसिका का जो कार्य होता है, जो छोटी आंत होती है में पचित और अवशोषित, जो अवशोषण होता है उसमें अवशोषित जो वसा होती है, वसा का वो परिवहन करती है, उसको ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। किसको ले जाती है? तो वसा को ले जाती है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? पाइसीकरण का मतलब ही होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। वसा को तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाइसीकरण कहते हैं। ठीक, ताकि एंजाइम कार्य कर सकें और भोजन अधिक से अधिक आसानी से पच सके। वसा का पाइसीकरण का मुख्य रूप से काम ही यही होता है कि एंजाइम का पाचन कर सके और भोजन को आसानी से पचा सके। तो ये कहाँ शामिल होता है? पूछ रहा है प्रश्न में, निम्न में कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो यकृत इसके पाइसीकरण की क्रिया में भाग लेता है। यकृत, लीवर। अगला प्रश्न कर रहा है 73 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में मुख में केवल कृदंत होते हैं। तो आइए देखते हैं कि दांतों में कौन कौन सी संख्या किस रूप में होती है। तो देखिए जो कृदंत हैं, कृदंत 8 होते हैं, दांतों कृदंत, और रदनक 4 होते हैं, चौड़क 12 होते हैं, अग्र चौड़क 8 होते हैं। तो ये क्रम आप याद रखिए कि कृदंत कितने होते हैं? 8, रदनक 4, चौड़क 12, अग्र चौड़क 8। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कृदंत, तो कृदंत की बात किया तो कृदंत भी 8 ही होते हैं। कृदंत और अग्र चौड़क दोनों की संख्या 8 होती है। ठीक, 74 नंबर पर, मुख गुहिका बकल कैविटी मानव तंत्र का एक हिस्सा है। तो किस तंत्र का हिस्सा है? तो मानव तंत्र में पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र में ही मुख गुहिका आती है, बकल कैविटी आती है, और ये इसका एक हिस्सा है। देखिए इसमें जो होता है दांत आता है, दांत और लार ग्रंथियां, जितनी भी लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, ये सब किस में आती हैं? बकल कैविटी में ही आती हैं। लार ग्रंथियां और दांत बकल कैविटी में, ये सब पाचन तंत्र के अंग हैं। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। याद रखिए लार में एमाइलेज, लार में एंजाइम पाया जाता है, लार में पाचन एंजाइम। 73 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम जो अमाशय में बनता है, अमाशय यानी पेट, स्टमक। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा अमाशय, पेट, स्टमक। तो ये जो अमाशय है, अमाशय के बाहरी दीवारों पर, ये जो बाहर वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये लेवर, यहाँ पे, यहाँ से एक एंजाइम स्रावित होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन, यहाँ से स्रावित होता है पेप्सिन, और ये क्या है? एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो वही प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला, अमाशय में ही बनता है, ये सिक्रीज होता है अमाशय से ही, अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो क्या है ये? पेप्सिन। तो ये बात याद रखिए आप कि एपिथीलियम कोशिकाओं, यहाँ पे ये जो किनारे पे जो ये यहाँ पे एक कोशिकाएं होती हैं, एपिथीलियम कोशिका।
तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो अमाशय है, स्टमक है, स्टमक की ये जो बाहरी दीवारें हैं, अंदर की तरफ की ये जो आंतरिक दीवारें हैं, यहाँ पे एक कोशिका होती है एपिथीलियम कोशिका। इसी एपिथीलियम कोशिका से ही पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम स्रावित होता है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि पेप्सिन का स्रावण किन कोशिकाओं से होता है, अमाशय के किन कोशिकाओं से होता है। तो अमाशय के एपिथीलियम नामक कोशिकाओं से पेप्सिन का स्रावण होता है, जो पाचक में प्रोटीन पाचक में सहायक होती हैं। तो ये भी बात याद होना चाहिए कि अमाशय की जो लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है अमाशय की लगभग लंबाई कितनी होती है, तो ये 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न करता है जठर रस गैस्ट्रिक जूस जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है। तो देखिए पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है। तो सबसे पहले तो जब हमको ये मालूम रहेगा कि जठर रस होता कैसा है, तो जठर रस होता है कैसा, अम्लीय। तो अम्लीय, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा नीला से लाल। तो ऑप्शन लाल कहाँ है, नीला। नीला लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है, तो पीएच पेपर पर रंग कैसा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो गया लाल। तो जठर रस में कौन सा क्या पाया जाता है, तो अम्लीय, अम्लीयता पाई जाती है। तो अम्लीयता क्या करता है, नीले पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, अम्ल के कुछ गुण। ठीक, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से अगर पीएच स्केल देखें तो इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, अनिला एक ट्रिक है। अनिला, अ से अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनीला, अनीला, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनिला। ठीक, आप कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं एबीआर, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एबीआर के रूप में। ठीक, तो आप ये दोनों तरीके से याद रखिए, अनिला अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ, यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अब देखिए एसिड, एसिड में को अगर हम देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक हाइड्रा एसिड होता है, एक ऑक्सी एसिड होता है। तो हाइड्रा एसिड में HCl जिनके साथ H लगा होगा, इसमें हाइड्रोजन जिसके साथ हाइड्रोजन होगा, सॉरी जिनके साथ हाइड्रोजन होगा वो सब हाइड्रा एसिड कहलाएंगे। H हाइड्रोजन, H, तो ये हाइड्रा एसिड है। HCl, HCN, HF और ऑक्सी एसिड, ऑक्सी है। तो जिनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सी एसिड। तो कई बार प्रश्न में पूछा है कि ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड को छांटने के लिए, तो यहाँ से आप इस टॉपिक से इसको याद रखिए। 78 नंबर प्रश्न करा है लार एंजाइम डस के पाचन में मदद करता है। तो लार एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है, तो देखिए लार एंजाइम जो होता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। स्टार्च का पाचन करता है कौन, लार एंजाइम। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च, स्टार्च। आइए देखते हैं कौन कौन से एंजाइम किस किस में मदद करते हैं। लाइपेज, लाइपेज जो होता है वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है, यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। लाइपेज जो होता है वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो लाइपेज क्या है, एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। ठीक, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचक में सहायक, प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाचन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना। गलत कथन, देखिए सबसे पहले तो पाचन के संदर्भ में कुछ बातें होती हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, वो हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं पहले वो। देखिए सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, फिर होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण, फिर होता है उत्सर्जन। ठीक, 5 स्टेप है, पांचों स्टेप से ये पाचन पूरा होता है। तो अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। अवशोषण, देखिए अवशोषण कहाँ है, अवशोषण स्वांगीकरण के पहले और पाचन के बाद होता है। सही बात है, अवशोषण स्वांगीकरण के पहले है और पाचन के बाद है, पहला बात सही है। ठीक है। दूसरी बात कर रहा है स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले, स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले नहीं तो बाद में है,
लेकिन अवशोषण के बाद, लेकिन अवशोषण के बाद, तो यही बात यहाँ, ये तथ्य जो है वो गलत लग रही है। ठीक है, यही बात गलत। ठीक, अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। पाचन निष्कासन या बहिक्षेपण से पहले, पाचन निष्कासन यानी उत्सर्जन को ही बहिक्षेपण या निष्कासन कहते हैं। तो इसके पहले पाचन, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद। ठीक है, पाचन अपने सही जगह पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, स्वांगीकरण और अवशोषण, स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के बाद, तो अंतर्ग्रहण के बाद ही हैं दोनों, तो के बाद होते हैं, ये भी बात सही है। तो ये और ये तीनों बात सही है। इसमें गलत कौन सा है? तो यही कथन गलत है, ऑप्शन बी कथन गलत है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सीक्वेंस याद रखिए, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रहेगा तो पाचन के संदर्भ में बनने वाले प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थिर होता है? रस संवेदी। देखिए, रस संवेदी, जो हमारी जीवा पर रस संवेदी एक्सेप्टर यानी अभिग्राही उपस्थित होता है, जो हमें स्वाद देता है। ठीक, रस संवेदी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रस संवेदी। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है, पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। पाचन के बाद जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों में परिवर्तित होता है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। 82 नंबर प्रश्न, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? देखिए, सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को मानव पाचन नहीं कर सकता है। मानव के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। तो ये जब पेड़ पौधों की कोशिका का ऐसा अवयव जो मानव पाचन नहीं कर सकता है, उसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। हरे पेड़ पौधे को भी सेल्यूलोज, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक, और इनके सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है क्या? सेल्यूलोज। ठीक है, तो आपको याद रखिए कि सेल्यूलोज का पाचन मानव नहीं कर सकता। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में किस अंग की व्याधियों को के निदान के लिए यानी बीमारियों के निदान के लिए ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम की परीक्षण किया था। इंसेफ्लोग्राम यानी ईईजी का जो यूज होता है वो मस्तिष्क में की जांच के लिए किया जाता है, मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी। ठीक, एक होता है ईसीजी, ईसीजी होता है वो कार्डियोग्राफ होता है, कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो होता है हृदय की जांच के लिए होता है, हृदय की जांच के लिए। किसके लिए? हृदय के लिए, हृदय की जांच के लिए ईसीजी, और मस्तिष्क के लिए ईईजी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सही, ऑप्शन ए। ठीक, 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो पित्त रस स्रावित करने के लिए देखिए, यकृत, यकृत जो होता है पित्त रस का श्रावण करता है। यकृत, यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं, लीवर। यकृत जो होता है पित्त रस का स्राव करता है। देखिए, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है मानव शरीर की? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और देखिए, जो ये बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस, इसका जो पीएच मान होता है, आप पीएच मान याद रखिए, पीएच मान बार बार परीक्षा में पूछा गया, 7.6 से लेकर 7.77 तक होता है। तो जब 7.6 से 7.77 है, यानी कि ये क्षारीय होगा। तो ये भी सवाल में पूछा जाता है कि बाइल जूस का प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय? पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, बाइल जूस क्षारीय होता है। 85 नंबर प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्त रस, बाइल जूस का श्रावण का उत्पादन होता है? अभी मैंने बताया तुरंत, यकृत में, लीवर। 86 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? कौन सा? पित्त जो होता है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त, पित्त यानी बाइल जूस पित्ताशय में संग्रहित होता है। 87 नंबर प्रश्न, मनुष्यों के भोजन पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत पे खत्म हो जाती है। तो मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत पे, तो मुख, छोटी आंत, छोटी आंत पे सही रहती है। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो श्वास नली जो होती है वो आहार नाल की श्रेणी में नहीं आती है, श्वास नली अलग होती है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा श्वास नली। लेकिन देखिए, मानव के आहार नाल से संबंधित प्रश्न आया है, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं। देखिए, मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय, पांचवा आंत। आंत यानी छोटी आंत या बड़ी आंत, छोटी आंत यानी छोटी आंत या बड़ी आंत। ठीक, इसका मुख्य कार्य
आहार या भोजन के अवयवों को पचाना तथा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल हैं। तो भोजन के कौन कौन से अवयव हैं? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। श्वास नली जो होती है, देखिए श्वास नलिका सांस लेने में सहायक होती है, जो गले को फेफड़े से जोड़ती है और वायु आदान प्रदान करती है। तो श्वास नली मानव आहार का हिस्सा नहीं हुई, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कह रहा है निम्न में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत जो होता है मानव, अभी मैंने बताया कि मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। देखिए, यकृत यकृत का जो वजन होता है लगभग 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। ठीक, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस का श्रावण करती है, पित्त रस का श्रवण करती है, मतलब पित्त रस का श्रावित करती है। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर मल त्याग या परित्याग। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग, तो ये क्रम जहां होगा वही सही अनुक्रम होगा। देखते हैं, अंतःग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन पहले आ गया, गलत। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, ये ऑप्शन 4 में सही है। देखिए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो देखिए, ये जो आपका अमाशय होता है, पेट, देखिए जे के आकार का होता है, जे के आकार का अमाशय, अमाशय या पेट, स्टमक। अमाशय जो होता है वो पेट, अमाशय जे के आकार का होता है अमाशय, इसी को हम लोग स्टोमक बोलते हैं। अमाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन के साथ रस को मथता है और जिससे वो काइम बनाता है, काइम बनाता है। अमाशय में भोजन रस के साथ मथा जाता है और इसे काइम कहते हैं, काइम। 92 नंबर प्रश्न। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? देखिए, स्वाद अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक, रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। इसी को कहते हैं गस्टोरी। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, ऑक्सीकरण के समय सबसे अधिक मात्रा में वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है, वसा से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, वसा। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 94 नंबर प्रश्न कहता है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति एन होता है, आवृत्ति एन, और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध होता है? तो आवृत्ति एन कहिए या एफ कहिए, तो आवृत्ति एन, इसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक, और पूछ रहा है टी यानी टाइम, आवर्तकाल, आवर्तकाल के बीच में क्या संबंध होता है? आवर्तकाल, तो देखिए एन इक्वल टू होता है 1/t, एन इक्वल टू होता है 1/t, या इसी को लिखते हैं टी इक्वल टू 1/n, या इसी को हम फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखते हैं, तो जो एफ इक्वल टू 1/t या टी इक्वल टू 1/f। तो देखिए यहाँ कौन सा रिलेशन दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ एन इक्वल टू 1/t, एन इक्वल टू 1/t, यही है, इसी को कहेंगे हम इनके बीच का रिलेशन। तो आपका ऑप्शन हो गया सही सी। 95 नंबर प्रश्न करना है, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है यात्रा करने के लिए, गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, वायुमंडल में हवाएं हैं, एक माध्यम है, तो यहाँ हम एक कोई भी शब्द बोलते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। लोहा ये भी एक माध्यम है, यहाँ अगर हम यहाँ पे साउंड करते हैं तो यहाँ पे भी सुनाई देता है। ठीक, तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में जहाँ वायु नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वहाँ यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो ध्वनि से आयाम का संबंध होता है, गति का भी संबंध होता है, ध्वनि समय और आवृत्ति का भी संबंध होता है, लेकिन ध्वनि से घनत्व का कोई संबंध नहीं होता। घनत्व ध्वनि से एकदम अलग है, तो यहाँ पे कह रहा है विशेषता नहीं है, तो घनत्व ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, ये मैकेनिकल तरंगे हैं। ठीक, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और अल्ट्रासाउंड जो तरंगे हैं, अल्ट्रासाउंड, ये मैकेनिकल तरंगे। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? देखिए, ध्वनि तरंग का आयाम, आयाम की बात आई यहाँ पे, देख लीजिए, आयाम आयाम लिख रहा है, तो आयाम जो होता है
तो वो तीव्रता पर डिपेंड करता है। किस पर? तीव्रता पर। आयाम तीव्रता पर डिपेंड करता है। और तारत्व जो होता है, तारत्व डिपेंड करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आयाम किस पर डिपेंड करता है, तो तीव्रता पर। वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, कितना बल लगाया गया, कितना तीव्रता है उसमें, ये उसी पर डिपेंड करेगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है वस्तु का ताप, ताप से कोई मतलब नहीं, वस्तु की सामग्री कोई मतलब नहीं, वस्तु की गुणवत्ता कोई मतलब नहीं, वस्तु के कंपन कराने के प्रयुक्त बल पर डिपेंड करेगा, यानी उसकी तीव्रता पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन हो गया आपका डी सही हो गया। 99 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, किस में मापी जाती है, डेसिबल में। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न के लिए सही लेवल की पहचान करें। देखिए एक पौधे का चित्र दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो मैं बता देता हूं यहाँ। देखिए ए जो होता है, ए को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक। बी जो है ये है वर्तिका, वर्तिका। और सी जो है वो है अंडाशय, अंडाशय। तो देखिए यहाँ सही क्रम कौन सा है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।